नमस्कार और मान्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी के इस यूनिट में आज हम लोग संधि भाग 2 में व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 में जान चुके हैं कि संधि क्या होती है और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि स्वर संधि क्या होती है। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस सेशन का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। देखिए, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी एक साइड तो व्यंजन होगा और दूसरे साइड स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो एक व्यंजन का जब स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है और जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। यानी यहाँ व्यंजन का होना जरूरी है, प्रमुखता से व्यंजन का होना यहाँ पे जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम प्लस बोधन, यहाँ पे म जो है ये व्यंजन है। अब उसके आगे स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो कुछ परिवर्तन होगा। अब इन परिवर्तन के रूल्स क्या हैं ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये सम प्लस बोधन बन गया संबोधन। उसी प्रकार से दिक प्लस अंबर बन गया दिगंबर। ये यहाँ पे क जो है ये एक व्यंजन है। स्व प्लस छंद बन गया स्वच्छंद, वह एक व्यंजन है। जगत प्लस ईश बन गया जगदीश, यहाँ पे त एक व्यंजन है। तो इस प्रकार से व्यंजन का स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी के साथ भी मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि व्यंजन संधि के कौन कौन से रूल्स होते हैं। अब व्यंजन संधि का पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर क च ट त प इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या फिर य र ल व में से कोई आता है तो या फिर कोई स्वर आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अब इसको समझिएगा, क च ट त प ये क्या है? ये वो वर्ण हैं जो अपने अपने वर्ग बनाते हैं। यानी क वर्ग क्या है? क ख ग घ अंग, ये क वर्ग कहा जाएगा। उसके बाद च छ ज झ ञ ये च वर्ग है। ट ठ ड ढ न ये ट वर्ग है। उसी प्रकार से त का वर्ग होता है, प का वर्ग होता है। तो ये पांचों वर्ण ऐसे हैं जिनके अपने अपने वर्ग होते हैं। अब ये पांचों वर्ण यानी क च ट त प है ना, इन स्पेशल इस अक्षर इस वर्ण की बात कर रहे हैं। तो ये पांचों वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। चौथा वर्ण कौन सा है? घ। च वर्ग का तीसरा है ज, चौथा है झ। इसी प्रकार से ट का त का प का तीसरा या चौथा वर्ण यदि आता है या फिर य र ल व में से कोई वर्ण आता है या फिर कोई स्वर आता है ना, इन वर्णों के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है या य र ल व आता है या फिर कोई स्वर आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। उसी वर्ग का मतलब है कि क के बाद यदि इनमें से कुछ आया, तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर, तो क वर्ग का ही तीसरा बनेगा। तो क वर्ग का तीसरा कौन सा है? ग। तो क के केस में ग बनेगा, च के केस में ज बनेगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ ना, क के स्थान पर ग बनेगा, च के स्थान पर ज बनेगा, ट के स्थान पर ड बनेगा, त के स्थान पर द बनेगा और प के स्थान पर ब बनेगा। अब ये कहां से आया ये ग? क्योंकि क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है। ये ज कहां से आया? च वर्ग का तीसरा अक्षर जो है, तीसरा वर्ण ज है। ट वर्ग का तीसरा वर्ण है ड, त वर्ग का तीसरा वर्ण है द और प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब। इसलिए ये ग ज ड द ब बनेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिक प्लस गज, ये हो गया दिग्गज। कैसे हो गया? क है यहाँ पर और यहाँ पर तीसरा वर्ण है। चौथा वर्ण भी होता तो भी हो जाता, मतलब तीसरा या चौथा कोई वर्ण होना चाहिए। तो ये क वर्ग का तीसरा बनेगा। क वर्ग का तीसरा कौन सा है? ग है ना, यहाँ पे क है ना, इसलिए क वर्ग का ही तीसरा बनेगा। तो तीसरा होता है ग, तो यहाँ पे ये आ गया ग, तो ये बन गया दिग्गज। दिक प्लस गज बन गया दिग्गज। उसी प्रकार से ये षट प्लस यंत्र ट है और यहाँ पर य र ल व भी हो सकता है ना, तो यह है यहाँ पे। तो ट वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? ड है ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया ड। तो ये बन गया
षट प्लस यंत्र बन गया षड्यंत्र। उसी प्रकार से सत प्लस भाव सद्भाव बन गया। त है यहाँ पर और यहाँ पे तीसरा है चौथा, प फ ब भ भ चौथा वर्ण है ये ना। तो त वर्ग का तीसरा कौन सा है? द, तो यहाँ पे आ गया द। तो इस प्रकार से सत प्लस भाव बन गया सद्भाव। तो ये रूल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि ये पहला रूल क्या कह रहा है, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, य र लव में से कोई आए, कोई स्वर आए, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। यानी क वर्ग का ग बनेगा, च वर्ग का ज बनेगा, ट वर्ग का ड बनेगा, त वर्ग का द बनेगा और प वर्ग का ब बनेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण यानी ये है ना क च ट त प, इनमें से कोई पहले वर्ण का मेल न या म इनमें से होगा, किसी न या म से होगा, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण हो जाता है। यानी क का मेल यदि न या म से होगा तो क्या बनेगा? पांचवां वर्ण कौन सा है? क ख ग घ अंग, तो यानी अंग बनेगा। च का यदि मेल होता है न या म से तो क्या बनेगा? या। ठीक है। ट का वर्ण हो, ट वर्ण का यदि न या म से मेल होगा तो क्या बनेगा? ट ठ ड ड न, तो फिर ये ट ठ ड न बनेगा वो। ठीक है। त थ द द न, त का होगा तो न बनेगा और प का होगा तो म बनेगा। ठीक है, न म। इस प्रकार से पांचवा वर्ण जो है वर्ग का बनेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया वाक प्लस मैं, क है और यहाँ पर न या म में से कोई एक होना चाहिए तो म है। तो क वर्ग का पांचवा कौन सा है? क ख ग घ अंग, अंग बनना चाहिए, तो ये बन गया अंग। तो ये बन गया वांग्मय। अचनाश च वर्ग है, च है यहाँ पे ना, न या म से कोई होना चाहिए तो न है, आएगा क्या? इया। ठीक है, तो ये क्या बना? ऐनाश। उसके बाद अब देखिए षटमाश, तो यहां पर ट है, न या म में से कोई एक होना चाहिए तो म है यहां पे। अब ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? न, तो यहां पर हो गया न, षण्मास। ठीक है, तो ये है दूसरा नियम। अब मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। त के बाद यदि च या छ आता है ना, त के बाद यदि च या छ आता है तो त का च बन जाता है। अब च या छ जो भी आए बनेगा च। ठीक है, ज या झ आएगा तो ज बनेगा, ज या झ हो तो त का ज बनेगा, तो ये ज बनेगा। पहला हो गया च, दूसरा हो गया ज। ट या ठ आए तो ट बनेगा, है ना। ट या ठ में से जैसे अब देखिए दो बता रहे हैं ना, उसमें पहला वाला बनेगा। च या छ आएगा तो च बनेगा, ज झ आएगा तो ज बनेगा, ट ठ आएगा तो ट बनेगा, ड या ढ आएगा तो ड बनेगा, ल आएगा तो ल खुद बनेगा। ठीक है, तो यानी कौन कौन से रिजल्टेंट हो सकते हैं? त के बाद च या छ आएगा तो च बनेगा, ज या झ आएगा तो ज बनेगा, ट या ठ आएगा तो ट बनेगा, और ड या ढ आएगा तो ड बनेगा, ल आएगा तो ल बनेगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। आया सत्यचरित्र, त के बाद, त की बात हो रही है ना, ये पूरा का पूरा नियम त पे ही बेस्ड है। त के बाद हमने बोला कि च या छ आएगा तो च बनेगा, ये रहा, है ना। तो सत्य प्लस चरित्र यानी त के बाद च आया तो क्या बनना चाहिए? च बनना चाहिए, तो ये च बना। ये क्या हो गया? सच्चरित्र। जगत प्लस छाया, च या छ आएगा तो च ही बनेगा। ठीक है, तो ये त के बाद छ आया तो क्या बनेगा? च। तो यहाँ पर ये च की वजह से ये मेल हो गया, ये विकार आया, यहाँ पे परिवर्तन आया और ये बन गया जगत छाया। उत प्लस लास, अगर त के बाद ल आएगा तो फिर ल ही बनना है ना, तो ये ल जुड़ गया, तो ये हो गया उत प्लस लास हो गया उल्लास। सत प्लस जन, ज या झ आएगा तो ज ही बनना है, तो त के बाद ज आ गया तो बनना उसको ज है, तो ये बन गया सज्जन। ठीक है, तो सत प्लस चरित्र हो गया सच्चरित्र, जगत प्लस छाया हो गया जगत छाया, उत प्लस लास हो गया उल्लास, सत प्लस
जन हो गया सज्जन। ये तीसरा नियम था। अब चौथे नियम की ओर देखते हैं। चौथा नियम है कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेके म तक के सारे स्पर्श व्यंजन में से कोई भी म के बाद अगर आए तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार लिखा जाता है। पंचम वर्ण आप समझ गया ना, जैसे क के का पंचम वर्ण क्या हो गया, क वर्ग का अंग, च का हो गया इया। ठीक है, पंचम वर्ण या अनुस्वार लिखा जाएगा। पंचम वर्ण की अपेक्षा अनुस्वार लिखने से थोड़ी आसानी रहती है इसमें। अब देख लीजिए कैसे है ये। अहम प्लस कार, ये अहंकार हो गया अनुस्वार। ठीक है, अहम म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आएगा ना, क से लेके म तक, तो क खुद आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया अहंकार, अनुस्वार लग गया। ठीक है, सम प्लस भव, ये सम, ये म के बाद क्या आ गया, क से लेके म तक का कुछ भी आ गया, तो प फ ब भ म, ये म से पहले वाला ये भ, तो अब यहाँ पे लगना है अनुस्वार, तो ये लग गया, देखिए अनुस्वार। ठीक है, ये हो गया संभव। उसी प्रकार संबोधन, म के बाद ब आ गया, ये स्पर्श व्यंजन है तो ये अनुस्वार लगा, स के ऊपर बिंदी लग गई, ये हो गया संबोधन। सम प्लस कलन, क आ गया यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक के बीच का, यहाँ पर लग गया अनुस्वार, ये बन गया संकलन। तो अहम प्लस कार बन गया अहंकार, सम प्लस भव बन गया संभव, सम प्लस बोधन बन गया संबोधन, और सम प्लस कलन बन गया संकलन। पांचवा नियम है, म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन, यानी य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या कोई भी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं ये चार, है ना, श, स, श और ह। ठीक है, इसको ख भी बोलते हैं। ठीक है, तो श, स, श और ह, ये चार हो गए ऊष्म व्यंजन। यानी अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, म के बाद, म की बात हो रही है ना, तो म अनुस्वार में लिखा जाता है। म जो है वो अनुस्वार में चला जाएगा। जैसे सम प्लस हिता, म है यहाँ पर और ये ऊष्म व्यंजन आ गया, ह आ गया, है ना, ऊष्म व्यंजन ये है ना ह, तो अब ये म जो है वो अनुस्वार में चला जाएगा। अब ये बन जाएगा संहिता। ठीक है, सम प्लस सार, म आया, उसके आगे आ गया एक ऊष्म व्यंजन, तो ये बन गया संसार, यहां पर ये अनुस्वार आ गया। तो ये हुआ पांचवा नियम। इजी सा नियम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस प्रकार के आपको शब्द बहुत ज्यादा हिंदी भाषा में देखने को मिलते हैं। छठा नियम, री, र, श के बाद यदि न व्यंजन आता है तो उसका न हो जाता है, ये रामायण वाला न। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हो गए, री, र और ये षटकोण वाला श। ठीक है, ये षटकोण वाला श है, इसको ख भी बोलते हैं ना, इसका उच्चारण जो है वो कभी कभी ख में भी कहा जाता है, जैसे षड्यंत्र को कभी कभी खड्यंत्र भी कहा जाता है। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। परि प्लस नाम हो गया परिणाम। कैसे, र के बाद न आ गया ना, री, र और श, इनके बाद यदि न आ जाता है तो ये रामायण वाला न बन जाता है। तो परि प्लस नाम, ये र आ गया, यहां पर न आया है। ठीक है, तो ये रामायण वाला न बन गया, तो ये हो गया परिणाम। प्र प्लस मान, ये हो गया प्रमाण। प्र प्लस नेता, ये प्र जो है ना, ये र का ही साउंड है ना, ये हो गया प्रणेता। री प्लस न, री के आगे भी न आएगा तो भी न ही बनेगा ये रामायण वाला, तो ये क्या हो गया, री प्लस न हो गया ऋण। हर प्लस न, ये हो गया हरण। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इजी सा रूल है ये, री, र और षटकोण वाला श, इसके बाद यदि न आता है तो रामायण वाला न बन जाता है। अब सातवां नियम देख लेते हैं। सातवां नियम जो है वो स से रिलेटेड है। तो स व्यंजन से पहले यदि अ आ से कोई भिन्न स्वर आता है तो स का ये षटकोण वाला श बन जाता है। ध्यान रखिएगा, स व्यंजन से पहले आना है और अ आ से भिन्न स्वर आना है। जैसे नि प्लस सिद्ध, ये हो गया निषिद्ध। ये श कहां से क्यों आया, क्योंकि सिद्ध में स है। अब इससे पहले जो है वो अ आ से भिन्न स्वर आता है, जैसे ये ई वाला स्वर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये
स का षटकोण वाला श बन गया। वी प्लस सम, ये बन गया विषम। कैसे बना? क्योंकि सम में स है। अब इससे पहले क्या स्वर आया है? छोटी ई का स्वर आया है, इसलिए ये स का षटकोण वाला श बन गया। तो वी प्लस सम हो गया विषम। अनु प्लस संगी, ये कैसे? संगी जो है यहाँ पे स आया और इससे पहले ऊ व्यंजन आया, छोटा ऊ वाला, तो इसलिए स का बन गया ये षटकोण वाला श, तो बन गया ये अनुषंगी। ठीक है, तो स से रिलेटेड है, बड़ा इजी सा रूल है ये। स व्यंजन के पहले यदि अ आ से कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो स का जो है वो षटकोण वाला श बन जाता है। 8वां रूल, इजी सा रूल है। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाता है, ये स्वर की बात हो रही है ना, किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाता है तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। छ से पहले एक च जुड़ जाएगा, अपने आप आ जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? स्वर के बाद छ वर्ण आना चाहिए। जैसे सपोज करिए स्व प्लस छंद, ठीक है, व के साथ अ अपने आप जुड़ा हुआ है, इसलिए एक अ स्वर के बाद आता है यहां पे छ, और यदि छ आ जाता है तो च जो है वो छ के साथ अपने आप जुड़ जाता है, तो ये च जुड़ा। अब ये क्या बन गया? स्व प्लस छंद हो गया स्वच्छंद, च जुड़ गया यहां पे। अनु प्लस छेद, छ आया, ठीक है, इससे पहले ऊ था, यानी स्वर के बाद छ आया। ठीक है, छोटा ऊ स्वर, उसके बाद छ आ गया, तो छ आ गया तो यहां पर च अपने आप जुड़ेगा, तो ये बन गया अनुच्छेद। अब ये परी में स्वर क्या है? छोटा ई, छोटा ई पे ये स्वर है ना री में। अब उसके बाद छ आया, छ आ गया तो च जुड़ना है इसमें, तो ये बन गया परिच्छेद। उसी प्रकार वी प्लस छेद, ये बन गया विच्छेद। तो ये 8वां नियम जो है वो किसी स्वर के बाद छ आने का नियम है, वहां पे छ के साथ च जो है वो अपने आप जुड़ जाता है। 9वां नियम है सम प्लस क या क्री, सम के साथ क या क्री। ठीक है, इस तरह के धातु से बने शब्द जैसे कृत, कार, कृति, कर्ता, कारक आदि, ठीक है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये किससे बने हुए हैं? क या क्री से बने हुए हैं। ठीक है, तो सम के साथ अब 9वां नियम देख लेते हैं। 9वां नियम कुछ इस प्रकार है कि सम के साथ यदि कोई ऐसा शब्द आए जो क या क्री से बना हो, है ना, सम एक शब्द होगा एक साइड का, और उसके साथ कोई ऐसा शब्द हो जो क या क्री से बना हो। क या क्री से बने हुए शब्द जैसे कि कृत हो गया, कार हो गया, कृति हो गया, कर्ता हो गया, कारक हो गया, कोई भी शब्द हो क या क्री से बना होना चाहिए। तो म का अनुस्वार तथा बाद में स का आगम हो जाता है। म जो है वो अनुस्वार में बदलेगा और बाद में स का आगम हो जाता है। आधा स जो है वो जनरली आधा स आ जाता है यहाँ पे। उदाहरण, सम प्लस कर्ता, सम के साथ कोई ऐसा शब्द आए जो क या क्री से बना हो तो ये कर्ता हो गया। ठीक है, तो यहां पर म जो है वो चला जाएगा अनुस्वार में, तो ये ऊपर चला गया और स का आगम हो जाता है, ये स आधा यहां पे आ गया, तो क्या बना ये? संस्कर्ता। उसी प्रकार से सम प्लस कृति, सम के साथ क या क्री से बना हुआ शब्द हो गया तो कृति हो गया, तो म का अनुस्वार हो गया और ये आधा स जुड़ गया यहाँ पर, तो ये बन गया संस्कृति। सम प्लस कार, है ना, यहाँ पर क या क्री से बना हुआ शब्द है, सम के साथ जुड़ा हुआ है, म चला गया अनुस्वार में, आधा सा जुड़ गया यहाँ पर, बन गया ये संस्कार। सम प्लस करण, सम के साथ क या क्री से बना हुआ शब्द है करण,
म चला गया अनुस्वार में, आधा स यहाँ पे जुड़ गया, बन गया ये संस्करण, सम प्लस करण हो गया संस्करण। ये 9वें नंबर का रूल है, बड़ा इजी सा रूल है कि सम के साथ क या क्री से बने हुए शब्द यदि होते हैं तो म का अनुस्वार हो जाता है और उसमें स ये वाला स है ना, ये उसमें जुड़ जाता है। नियम नंबर 10, परी के साथ, जो भी हम लोगों ने सम के साथ देखा ना, ये परी के साथ होगा। परी के साथ यदि कोई ऐसा शब्द जुड़ता है जो क या क्री से बना हो तो परी के बाद ये षटकोण वाले श का आगमन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल परी प्लस कार, परी के साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा जो क या क्री से बना है, अब ये जो है वो षटकोण वाला श का आगम हो जाता है तो ये बन गया परिष्कार। परी प्लस कृति, परी के साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जो क या क्री से बना है और जो परी है उसके बाद ये श, षटकोण वाला श का आगम हो गया तो ये हो गया परिष्कृति। परी प्लस कर्ता है ना, परी के बाद क या क्री से बना हुआ ये शब्द है, ये यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, ये षटकोण वाला श तो बन गया ये परिष्कर्ता। परी प्लस करण, परी के साथ क या क्री से बना हुआ शब्द है, ये यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, षटकोण वाला श बन गया परिष्करण। ये रूल नंबर 10 है, परी से रिलेटेड है। रूल नंबर 9 जो था वो सम से रिलेटेड था, रूल नंबर 10 जो है वो परी से रिलेटेड था। रूल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सा नियम है। षटकोण वाला श, इसके बाद यदि त हो, ठीक है, षटकोण वाले श के बाद त हो और षटकोण वाले श के बाद थ हो तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, त का क्या बनेगा ट और थ का क्या बनेगा ठ, लेकिन शर्त यह है कि षटकोण वाले श के बाद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उत्कृष्ट और ट और त, सॉरी है ना, उत्कृष्ट और त। अब ये षटकोण वाला श है, उसके साथ ये त हुआ तो त का क्या बनेगा ट बनेगा ना, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया उत्कृष्ट, ट आ गया यहां पे। श्रुष और ती, षटकोण वाला श है ये, वहां पे उसके आगे आया त, तो त का क्या बनेगा ट है ना, तो ये ती था तो अब बन जाएगा टी, तो ये हो गया सृष्टि। उसी प्रकार से तुष प्लस त, ये षटकोण वाला श है और ये त है, त का क्या बनता है ट बनता है, तो ये बन गया तुष्ट। अब ये है शश प्लस थ, अब ये षटकोण वाला श है और ये है थ, थ का क्या बनता है ठ, तो ये बन गया षष्ठ। ठीक है, षटकोण वाला श एक साइड होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद यदि त है तो ट बन जाएगा, थ है तो ठ बन जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा रूल है, थोड़ा सा आप देख लेंगे इसके थोड़े ज्यादा उदाहरण तो आपको बहुत ही इजी भी लगेगा ये। अब देखते हैं 12 नंबर का ये रूल। ठीक है, अब स्थ से पहले ई होना चाहिए या ऊ होना चाहिए, है ना। स्थ से पहले ई या ऊ होगा तो स्थ का स्ठ बन जाएगा, स्थ को स्ठ बन जाएगा, ये ऐसा बदल जाएगा, स्थ जो है वो स्ठ हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि स्थ से पहले ई या ऊ आना चाहिए, जैसे युधि प्लस स्थिर, ठीक है ना, तो ये स्थ है, इसके पहले ई या ऊ का स्वर आना चाहिए, है ना, ये स्वर है ना, ये ई या ऊ का स्वर आना चाहिए, तो यहां पर ये छोटी ई का स्वर आ रहा है, तो ये बन गया युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि स्थ का स्ठ बन गया, तो ये बन गया स्ठ, तो ये युधिष्ठिर। उसी प्रकार से प्रति प्लस स्थापन, ठीक है, प्रति प्लस स्थापन, अब ये बन गया प्रतिष्ठापन। कैसे बना? क्योंकि यहां पर स्थ है, इसके पहले स्वर आना चाहिए ई या ऊ, तो त में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो स्वर हो गया ई, तो अब ये स्थ का बनना चाहिए स्ठ, तो ये यहां पर स्ठ आया, तो इस प्रकार बन गया प्रति प्लस स्थापन प्रतिष्ठापन। नी प्लस स्थुर,
ये स्थ आया, इससे पहले छोटी ई का स्वर है, तो ये स्थ जो है वो स्ठ बन जाएगा। तो अब ये हो गया नि प्लस स्थुर निष्ठुर। उसी प्रकार से प्रति प्लस स्था, स्थ के पहले छोटी ई का स्वर आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्थ जो है वो स्ठ में बदलना चाहिए। तो ये बन गया प्रतिष्ठा। प्रति प्लस स्था जो है वो बन गया प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से भाग 2 में आज हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में जाना है, उसके रूल्स जाने, उसके उदाहरण जाने। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भाग 3 में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाग 3 में विसर्ग संधि जानेंगे हम लोग, उसकी चर्चा करेंगे। तो भाग 3 में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।